नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेता बोले जनता तोले में। अब हमारा मेन मोटिव यही है कि हम किस तरह से इस कूड़े को साफ करें और दिल्ली को रहने लायक और बहुत सुंदर बनाएं। उनको सबसे पहले अपने घर के बाहर का जो कूड़े के ढेर बने हुए हैं वो एरिया बहुत अच्छा, सुंदर और व्यवस्थित चाहिए। जैसे शराब के जो अनऑथराइज्ड खुले हुए हैं, हमें सबसे पहले उनको बंद करना होगा। बता तो सकते हैं लॉ के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन हम लागू नहीं करवा सकते लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी कानून के किसी ऊंचे से ऊंचे दरवाजे को मुझे खटकाना पड़े, मैं खटखटाऊंगी और आपके अधिकारों के लिए लड़ूंगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेता बोले जनता तोले में। और हम हैं आज मोती नगर विधानसभा 90 नंबर वार्ड में, जो हमारे निगम पार्षद की जो तैयारी चल रही है, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं। आज हम 90 नंबर वार्ड मोती नगर में पहुंचे हैं अलका ढींगरा जी के पास। और जिस तरह से जो आप जानते हो एमसीडी के चुनाव, जो चुनावी मुद्दे केजरीवाल सरकार उठा रही है, किन मुद्दों पर केजरीवाल खरी उतरेगी, हम जानने आए हैं उन प्रत्याशियों से जो उम्मीदवार हर वार्ड में खड़े हुए हैं। तो हमारे बीच में आपकी निगम पार्षद की उम्मीदवार दिल्ली से जितने भी खड़े हो रहे हैं, हम उनके पास पहुंच रहे हैं। नेता बोले जनता तोले एपिसोड चल रहा है और अब नेता बोल रहे हैं और जनता कैसे तोलेगी, हम आप तक पहुंचाने आए हैं उनकी वो बातें जिसको आप तोल कर उनको वोट देकर उम्मीदवार बनाओगे। तो स्वागत है मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। क्या कहेंगे मैडम, आप जिस तरह से आप जो कार्य कर रहे हो, कब से कर रहे हो और क्या आप दिखाना चाहते हो जनता को, किस तरह से आप जनता के दिलों को जीतने वाला काम करोगे? मैं 2015 से इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरा और मेरे हस्बैंड का एक ही सपना था कि किस तरह से हम अपने एरिया को ब्यूटीफुल बनाएं, जो कि आज बीजेपी ने जगह जगह कूड़े का ढेर लगा के सारी दिल्ली को बहुत गंदा कर दिया है। अब हमारा मेन मोटिव यही है कि हम किस तरह से इस कूड़े को साफ करें और दिल्ली को रहने लायक और बहुत सुंदर बनाएं। आज अगर हम एमसीडी के कार्यों को देखते हैं तो बीजेपी ने एमसीडी में कोई काम किया नहीं है। मैं चाहे आज अपने घर के बाहर सड़क पे भी निकलती हूँ तो शायद मैं ढंग से चल भी नहीं सकती, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि व्हीकल निकल नहीं पाते हैं वहाँ से। पार्क्स को देखती हूँ तो आज जितनी भी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, जो शाम को जाके अपना समय बिताते हैं या मॉर्निंग में योगा वगैरह करते हैं, उनके पास भी ऐसा जगह नहीं है कि वो वहाँ जाकर आराम से अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकें। पार्क्स भी मेंटेन नहीं है, पार्किंग की समस्या इतनी है कि हम फुटपाथ पे भी नहीं चल सकते हैं। गलियों की, नालियों की, किसी की कोई सफाई नहीं है। मच्छर सिर्फ और सिर्फ सफाई ना होने की वजह से हम कितना कर लेंगे, मच्छर भी नहीं खत्म कर पा रहे हैं हम लोग। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम दिल्ली को रहने लायक बनाएं, स्वस्थ बनाएं, ताकि लोग जो दिल्ली को दिल की दिल्ली कहते हैं वो प्रॉपर बन की रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम, जनता जानना चाहती है कि हमारा निगम पार्षद ऐसा होना चाहिए कि हमारे एरिया को जानता हो, हमारी झुग्गी झोपड़ी और हमारी जो समस्या उनको जानता हो। तो आपको मालूम है आपके क्षेत्र में कितनी झुग्गियाँ हैं? मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हमारे यहाँ पर 5 क्लस्टर्स हैं जहाँ के मैं खुद दौरा करके आई हुई हूँ वहाँ पे, कि ना तो वहाँ पर रोड्स बनी हुई हैं, नालियाँ इतनी गंदी हैं कि उनके घरों के अंदर पानी आ रहा है, मच्छर इतने हैं, सीवर्स का कोई हाल ही नहीं है। इवन दैट उनको जो शौचालय बना के भी दिए हुए हैं वो तक रात को बंद हो जाते हैं। उन लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई नहीं होती है वहाँ पर। तो मुझे हर क्लस्टर की हर प्रॉब्लम के बारे में मालूम है, वहाँ पर किस तरह से लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे खुद ही बड़ा दुख हुआ था ये देख के। तो मैडम, वो 5 क्लस्टर जो एरिया है वो उनके नाम बताएंगे ज़रा, जनता तो सुनना चाहती है। 5/35 है कीर्ति नगर में, 8/35 है फर्नीचर ब्लॉक में है, सुदामापुरी है, ठीक है, रामचंद्र पार्क। अच्छा, रामचंद्र पार्क कहाँ पे मैडम? रामचंद्र पार्क मोती नगर में है। तो जनता जैसे कि देख रही है, अभी यहाँ जो भी उम्मीदवार जो खड़े हुए उन्हें ये तक नहीं पता कि आपके क्षेत्र में जो गली मोहल्ले झुग्गी झोपड़ी और जो गरीब लोग रहते हैं वो कहाँ से इनको वोट जो आते हैं
उन्हें नहीं मालूम, मगर जिनको मालूम है आप उनको चुनिए, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि नेता क्या बोल रहा है और जनता क्या सुनना चाहती है। मैम, जनता पूछना चाहती है आप क्या कार्य कर रहे हो, कैसे अपना घर चला रहे हो, उसके बारे में बताएंगे। क्या काम करते हो आप लोग शुरू से अपना घर चलाने के लिए? देखिए, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, वो एक सॉफ्टवेयर उनकी कंपनी चलती है आई कनेक्ट वी के नाम से। जम्मू और राजस्थान में उनके वाईफाई टावर्स लगे हुए हैं, उनके 2000 हॉटस्पॉट्स लगे हुए हैं। तो बिज़नेस हमारा, और इसके साथ ही हमारी एक फैम्पे कंपनी थी ट्रायोटेक के नाम से, जो कि अभी हमारा जो मेन ऑफिस है वो गुड़गांव में है, और मैं उनके साथ स्टेक होल्डर हूँ। इससे पहले मेरी अपनी खुद की पर्सनल कंपनी थी न्यू एरा कंसल्टेंसी के नाम से, ह्यूमन रिक्रूटमेंट हम उसमें देखते थे। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, कुछ इस बारे में विस्तार से बताएंगे। महिला देख रही है आप लोगों को और अच्छा लग रहा है, महिला कहती है कि भैया हमें यही अच्छे लोग लगते हैं, मगर अच्छे लग रहे हैं, विचार अच्छे लग रहे हैं, तो करेंगे क्या कुछ ऐसा नया? देखिए, महिलाएं जो हैं अपने घर को तो बहुत सुंदर और व्यवस्थित बना लेती हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलती हैं तो उनके पास ऐसा कोई जगह ही नहीं है कि वो जहाँ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। ऑफिस जाएं तो उनको सही रोड्स मिल सकें जहाँ से ट्रैफिक वो चला रही हैं, बसेस जो भी अपना बाइक चला रही हैं, स्कूटर चला रही हैं या गाड़ियाँ चला रही हैं, ना तो वहाँ पर कोई अच्छी रोड्स हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको सबसे पहले अपने घर के बाहर का जो कूड़े के ढेर बने हुए हैं वो एरिया बहुत अच्छा, सुंदर और व्यवस्थित चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, पार्क्स चाहिए उनको, ताकि वह सुबह और शाम अपना आके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और साथ में ही उन्हें पार्किंग ऐसी चाहिए कि ये ना हो कि हाँ जी यहाँ से निकल रही हैं वहाँ से निकल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए उन्हें। अपने घर के साथ साथ उनको बाहर भी बहुत सुंदर और एक सिक्योरिटी भी चाहिए। जैसे आप चेन स्नेकर्स हैं, चेन खींच के ले जाते हैं, कोई ऐसी पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीज़ें महिलाओं को चाहिए। उन्हें मेरा तो मोटिव यही है कि मैं उन लोगों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ आगे काम कर सकूं। जिस तरह आप जानते हो एमसीडी के स्कूल जिस प्रकार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, मगर बच्चों को शिक्षा जब मिलेगी मैडम जब उनके परिवार में रोजगार होगा, और रोजगार आप जानते हो है तो बिल्कुल ही नहीं है। और जो रोजगार नहीं है वो किस कारण नहीं है, उस कारण को जानने की कोशिश की है कभी आप लोगों ने? देखिए, ऐसा है, रोजगार जो है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इतना रिसेशन चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे अब ये आंगनवाड़ियाँ हो गई, ठीक है, स्कूलों में अगर हम गेस्ट टीचर्स वगैरह अपॉइंट करें, टीचर्स की कमी है, स्कूलों में हम टीचर्स वगैरह अपॉइंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में स्टाफ कम है, हम हॉस्पिटल में स्टाफ वगैरह दे सकते हैं। इस तरह के बड़े सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं महिलाओं को या पूरे लोगों को रोजगार देने के लिए। हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे, मगर अभी जो सवाल अभी जो हमारे मन में चल रहा है, जो जनता पूछना चाहती है, महिला पूछना चाहती है, तो मैं मैडम से पूछना चाहूँगा, निगम पार्षद ये आने वाली बनेगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं जोरों शोरों से इनका प्रचार हो रहा है, और भगवान ऐसे इंसान को बनाए जो गरीबों की आवाज़ को सुनता हो, उनके दिल के दर्द को समझता हो। तो जनता पूछना चाहती है मैडम, जितने भी क्लस्टर एरिया है उसमें जिस तरह आप जानते हैं चोरी चकारी करने वाले लोग रहते नहीं, ईमानदार लोग रहते हैं, मगर वो बदनामी उनके जो सर पर आ जाती है, वो बदनामी आ रही है सिर्फ शराब बिकने के कारण। अनऑथराइज शराब बिक रही है, गैर कानूनी शराब बिक रही है। उस शराब को रोकने के लिए ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना कोई भी ऐसा दल, ना एनजीओ बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी नहीं लेता। सिर्फ जब वोट लेने होते हैं या कोई अपनी पार्टी का कोई प्रदर्शन करना होता है, उसमें बड़ा जोरों शोरों से वो पैसा लगाकर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में आप कैसे काम करेंगे जनता के बीच में? सर, जैसे शराब के जो अनऑथराइज्ड खुले हुए हैं, हमें सबसे पहले उनको बंद करना होगा, और लाइसेंस के साथ ऑथराइज्ड शॉप्स रेजिडेंशियल एरिया में ना होके हमें ऑथराइज्ड शॉप्स खुलवानी होगी, जहाँ से कि लोग गैर कानूनी तरीके से ना ले सकें और सही से ले सकें। और अगर अनऑथराइज्ड शराब बंद हो जाएगी तो वैसे ही लोगों के क्लस्टर्स जो हैं वो अपना कमाना सब ठीक हो जाएगा वहाँ पर, मेरा मानना है। महिला सुन रही है जिन्होंने कंप्लेंट दी थी और काफ़ी लोगों ने साइन किए थे, एसएचओ साहब मोती नगर थाना, जिनको लिखित में कंप्लेंट गई हुई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अलका जी अगर बन जाती है, तो अलका जी आपसे एक सवाल बनता है कि अगर निगम पार्षद बनने के बाद ही हर आदमी काम करता, तो फिर ये पद, ये कार्यकर्ता हमारे बीच में अच्छे से काम करते? बिल्कुल करते हैं। बिकॉज आज एक बात बताती हूँ, मेरी एक एनजीओ है साडा हक के नाम से, साडा हक ट्रस्ट के नाम से। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मुनीश सिंगरा मेरे हस्बैंड है, मैंने और उनने, हम दोनों फाउंडर मेंबर्स हैं उसके। हम लोगों ने काफ़ी काम किया, चाहे वो क्लस्टर एरिया था जहाँ हमने पर्सनल हाइजीन का किया, सीनियर सिटीजन को लेके काम किया,
जो कि हमने पुलिस पेट्रोलिंग के साथ काम, पुलिस वालों के साथ मिलके हमने कैंप्स लगाए थे। स्कूल जो क्लस्टर के बच्चे हैं उनको हमने एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की थी और क्लोथ्स वगैरह, ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, सेट कर सकें। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, हम चाहे एनजीओ में रहें, जब तक हमारे पास कोई पोजीशन नहीं होती है ना, हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमारी सुनती ही नहीं है। इसलिए भी मुझे लगता है कि हाँ, हम एक बार अपने कोई पद ले लें, उसके बाद हम अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से, जिसमें हम अटक रहे हैं, वो सुचारू रूप से चला सकेंगे। एटलीस्ट अथॉरिटीज़ हमारी सुनेंगी तो सही। मैम एक सवाल और, निगम पार्षद आप जब बन जाओगे, जब भी कार्य करोगे, तो संविधान और अधिकार, कानून, ये सिस्टम कहाँ से चलेगा अगर आप लोग ऐसी बात करोगे? जो मानव अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं, जो छोटे छोटे तबके के लोग पढ़ने जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि संविधान से सब कुछ मिल सकता है, और संविधान का फिर नियम का पालन कौन करवाएगा? उन गरीबों के लिए कौन आगे आएगा? ज़रूरी है निगम पार्षद बन के आए? देखिए, ऐसा है कि मेरी एक एनजीओ थी आज से कुछ समय पहले, अभी भी है, साडा हक ट्रस्ट के नाम से, जिसके अंदर मैं और मेरे हस्बैंड मुनीश ढींगरा हम फाउंडर मेंबर हैं। और हम लोगों ने उस ट्रस्ट के थ्रू बड़े सारे क्लस्टर्स एरिया में और अपने इन कॉलोनीज़ में बड़े सारे काम किए हैं। क्लस्टर में हमने पर्सनल हाइजीन का काम चलाया, जिसमें कि हमने लोगों को अवेयर किया कि किस तरह साबुन, टूथपेस्ट, ऐसी इस तरह की पर्सनल हाइजीन की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की। हमने उन्हें क्लोथ्स, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, इस चीज़ के बारे में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी किए, और लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारे साथ भाग भी लिया इस चीज़ के लिए। एजुकेशन के लिए बुक्स वगैरह, नोटबुक्स, रजिस्टर वगैरह, पेन, ये सब चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट की। कंपटीशन भी करवाए बच्चों के लिए। लेकिन जब तक आप एक पोजीशन नहीं पा लेते, अथॉरिटीज़ आपके बारे में कुछ नहीं सुनती हैं। आप जितनी मर्जी उनसे कंप्लेंट कर लीजिए, जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, जब तक आपके पास एक पोजीशन नहीं है, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हो। साडा हक में हमने ये रहकर सीख लिया, हम अथॉरिटी से हम परमिशन नहीं ले सकते हैं, हमें काम करने नहीं दिया जाता है। इसीलिए मुझे लगा कि हाँ, एक पोजीशन लेने के बाद, निगम पार्षद की पोजीशन के बाद हमारे पास इतनी अथॉरिटीज़ आ जाएंगी कि हम जितना लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहें, हम कर सकते हैं। मैडम आपको मैं बता दूं कि भ्रष्टाचार एमसीडी में सबसे ज़्यादा है, जैसे कि आप जानते हो। एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार होगा ये आप देखते भी आ रहे हो, और नियमों का उल्लंघन कितना होता है ये भी आप देखते रहो। हमें लगता है एमसीडी बिल्कुल भंग हो चुकी है, इनके अधिकारी नियमों का पालन नहीं करवा पा रहे। और मैं आपको बता दूं कि हम साबुन, तेल, टूथब्रश अगर बांटेंगे तो अधिकार कौन बांटेगा? संविधान क्यों बने हैं? संविधानों को समझाएगा क्यों? कानून को समझाएगा क्यों? और समझाने के बाद अगर जैसे टूथब्रश बांटेंगे, काफ़ी एनजीओ, आपको पता 2 लाख से ज़्यादा एनजीओ भारत में है, मगर 2 लाख एनजीओ लोगों के अधिकार दिलाने में सक्षम नहीं हो पाई है। मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप ये जान लीजिए, हम अधिकार अपने ले सकते हैं तो अपने कानून के उससे। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, तो संविधान को पढ़िए। तो संविधान पढ़ाने में आप क्यों नहीं जोर लगाते, क्यों नहीं समझाते कि हमारा अधिकार लॉ से मिल सकता है, वकील बनकर मिल सकता है? तो हम छोटे छोटे बच्चों को अधिकार बताएं कि आपके अधिकार क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम पुलिस के साथ मिलकर इस तरह के प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि हमने पुलिस के साथ मिलकर हमने सीनियर सिटीजन के फॉर्म्स वगैरह कलेक्ट किए थे, ताकि उनके आसपास पेट्रोलिंग हो सके और उनको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो अकेले रहते हैं। जिस तरह से अभी बीच में बड़े सारे केसेस आ गए थे लूट के, कि जहाँ सीनियर सिटीजन देखते थे वहाँ पर लूट खसोट शुरू हो जाती थी। तो हम जगह जगह जाके अपने, वही मैं बता रही हूँ कि हम जगह जगह जाके अपने बता तो सकते हैं लॉ के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन हम लागू नहीं करवा सकते लॉ एंड ऑर्डर एक एनजीओ में रह के, या वैसे भी जब तक हमारे पास कोई पोजीशन नहीं आ जाती। आज अगर मैं एमसीडी के इलेक्शन लड़ती हूँ तो मेरे पास पुलिस की भी अथॉरिटी आएगी, तो मुझे अगर कहीं भेजना है या कोई हेल्प लेनी है तो मुझे शायद वो लेना इजी रहेगा। इसके लिए मुझे चाहिए कि मुझे लगता है कि ये पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए और मैं आगे पार्टिसिपेट करूँ। मैम एक सवाल और, महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहोगे? जैसे कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला नशों से परेशान है, उसके बारे में आप क्या सोचोगे? क्या बताना चाहोगे आप जनता को और महिलाओं को? आज महिलाएं बहुत, झुग्गी झोपड़ी की महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको उनकी जो गैर कानूनी चीज़ें हमें पहले वो बंद करवानी पड़ेंगी झुग्गी झोपड़ी से।
साथ ही उन्हें शिक्षित करना होगा, स्वच्छता के बारे में बताना होगा, उनका स्वास्थ्य के बारे में बताना होगा कि हॉस्पिटल में जाके किस तरह से वो फ्री में दवाइयाँ और किस तरह से अपने वो चेकअप करवा सकती हैं। इसके बारे में हमें जागरूक करवाना पड़ेगा उनको सबसे पहले। और संविधान में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो उनको बताना पड़ेगा कि हमारे संविधान में औरतों के लिए बहुत सारे अधिकार लिखे हुए हैं जो उन्हें हमें बताकर उनको जागरूक करना है। और बच्चों के लिए क्या कहोगे मैडम, जो बच्चे एमसीडी स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप से मिल नहीं पाते, उनके रोज़गार को लेकर आप जो बात करोगे, रोज़गार जैसे बेरोज़गार भत्ता केजरीवाल जी चला रहे हैं, उनके बारे में कैसे रोज़गार दोगे? क्योंकि आप जानते हो गरीब उस झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, 8,000 10,000 में अपना जीवन काट रहा है। सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करना होगा, उनके लिए स्कूल्स वगैरह उन्हें स्कूल भेजना होगा। एमसीडी के जो स्कूल हैं उनको बनाना होगा, बिकॉज एमसीडी के स्कूलों में कोई शिक्षा ढंग से नहीं मिल पा रही है, ना वो बैठ पा रहे हैं वहाँ पर, ना उनको अच्छे टीचर्स हैं कि वो उनको पढ़ा सकें। जहाँ तक बेरोज़गारी का क्वेश्चन है, तो बेरोज़गारी के लिए हमें जो उनके बड़े हैं उनको रोज़गार दिलवाने होंगे, चाहे वो स्कूलों में, हॉस्पिटल में बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसके थ्रू हम उनको रोज़गार दिलवा सकते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, नशा है वहाँ पर। जब तक हम उनको नशा मुक्त नहीं करवाएंगे तब तक हम बेरोजगारी दूरी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उनके नशे को ख़त्म करना है ताकि वो अपने आप को जागरूक कर सकें और कुछ उनकी बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकें काफ़ी हद तक। मैम एक सवाल और, रेहड़ी पटड़ी वाले जो रोड पर रेहड़ियाँ लगा लेते हैं, एमसीडी के काम है ये सारे, और हेल्थ ऑफिसर जो गाड़ी आती है वो उठा के ले जाती है, और गरीब वो बेचारा जो कर्जा करके आता है 5,000 रुपये लेकर आता है, वो भी उसका जो छीन लिया जाता है उससे, उसके बारे में क्या कहेंगे रेहड़ी वालों के बारे में? जो रेहड़ी वाले हैं उनके लिए एक वेंडिंग जोन अलग से बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर वो अपनी सब्जियों की रेहड़ियाँ लगा सकें और लोग वहाँ जाके खरीद सकें। साथ ही जो अगर मान लो किसी की रेहड़ी छीन भी ली जाती है तो उसको हम दोबारा से दिलवा सकते हैं, और जगह उनके लिए, जहाँ उनके लिए जगह बनाई गई है वहाँ पर हम उनको शुरू करवा सकते हैं, वहाँ पर कि वहाँ वो अपनी सब्जियाँ बेचें, जो भी फ्रूट वगैरह बेचना है वो वहाँ जाके बेचें। अच्छा मैडम, कोई नया रेहड़ी वाला आके खड़ा हो गया है, पहली बार आया है, गांव से आया, आप लोगों का नाम सुनकर आया है, और वो रेहड़ी वहाँ लगा देता है और कमेटी वाले उठा के ले जाते हैं, तो उसकी कैसे मदद करोगे आप? सबसे पहले तो हम उसकी रेहड़ी भी छुटवाएंगे और उसको जितने भी नियम हैं वो सब बताएंगे, समझाएंगे, ताकि वो अपनी रोजी रोटी भी कमा सके और अलग वेंडिंग जोन में रहे। हम उसकी रेहड़ी सबसे पहले छुड़वाएंगे ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। साथियों, मैं आपको बता रहा हूं कि जो निगम पार्षद उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, काफ़ी निगम पार्षदों को ये तक नहीं पता कि हम गरीबों के अधिकार कैसे दिलाएंगे। तो हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आपके अधिकार और आपको जानने हैं, और जो समझदार व्यक्ति है जिनसे हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हो नेता बोले जनता तोले, तो नेता सच बोल रहे या झूठ। मैडम एक बात और, एमसीडी में भ्रष्टाचार कितना है और कितना आप परसेंट दोगे उसे कि कितना परसेंट एमसीडी में भ्रष्टाचार है? एमसीडी भ्रष्टाचार से भरी हुई एमसीडी है, मैं यही कहूँगी। चाहे अगर मैं अभी रेहड़ी के बारे में बात करूँ तो रेहड़ी वालों से पैसा लिया जाता है, जो बेचारे इतनी मुश्किल से कमाते हैं उनको उसको अपनी रेहड़ी लगाने के लिए पैसा देना पड़ता है। चाहे अगर किसी को नया लेंटर डालना है, सबसे पहले जब तक वो पैसा नहीं दे देगा वो नया लेंटर ही नहीं डाल सकता है, जो कि लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है व्यापारियों के लिए। उनको भी जब तक हम उनकी एक प्रक्रिया, उसके लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता है। तो हम ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करवाएंगे ताकि उनको आराम से सरल तरीके से लाइसेंस मिल सकें। साथियों, आप सुन रहे हो, भ्रष्टाचार एमसीडी में 100% है, और नियम का उल्लंघन कितना है मैडम, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है एमसीडी में तो कोई नियम ही नहीं बनाए गए हैं, हर बंदा अपने ही नियम के साथ चल रहा है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि भ्रष्टाचार से भरी हुई एमसीडी है। कितना परसेंट दोगे मैडम? इसको मैं 500% दूंगी एमसीडी में भ्रष्टाचार को। तो नियम का उल्लंघन जो कर रहे हैं, वो उल्लंघन करने वाले लोग अभी तक उनको सजा नहीं मिली, कोई धाराएं नहीं लगी, और जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी मिल रही है, मगर उन गरीब लोगों को सैलरी नहीं मिल रही जो रोड पर सफाई करते हैं। क्या कहेंगे इस भ्रष्ट सरकार के बारे में, उन निगम पार्षदों के बारे में जो अभी तक अपना जितना भी कार्यकाल निकाल चुके हैं? कौन सी सरकारें हैं ऐसी जो नहीं चाहती एमसीडी कर्जा मुक्त हो, एमसीडी नियमों पर चले? देखिए, केजरीवाल जी जब से दिल्ली सरकार में आए हैं उन्होंने दिल्ली सरकार में बहुत अच्छा काम किया है, उनका काम सुचारू रूप से चल रहा है, दुनिया आप सब लोग भी तारीफ करते हैं। उसी तरह से अगर एमसीडी में भी केजरीवाल जी आ गए तो ये भी भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी और जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी ऑनलाइन और सरल तरीके से की जाएंगी। अच्छा मैडम, एक सवाल और,
जिस तरह से आप जानते हो सिविल डिफेंस और होमगार्ड जो गाड़ियों में लगे हुए हैं, उनकी सैलरी को लेकर बहुत विवाद हो रहा है, जगह जगह प्रचार हो रहा है। वो बेचारे बेरोजगार जो निष्काम सेवा कर रहे हैं, उनके बारे में कभी सोचा है केजरीवाल या आप लोगों ने? बिल्कुल, सबसे पहले तो उनको सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। अगर समय पे सैलरी मिलेगी तो वो सारे के सारे कार्य अपने आराम से करेंगे। मुझे लगता है कि किसी को कुछ गाइड करने की भी जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले सैलरी का सबसे बड़ा इशू है जो उनको पता नहीं बहुत कम मिलती है या मिलती ही नहीं है, तभी सफाई वाले अपनी जगह से नादारद रहते हैं और कोई काम करते नहीं है। तो मुझे सबसे पहले उनकी सैलरीज अगर हमें टाइम पे देनी है तो हम इसको सुचारू रूप से चला सकते हैं ये सब चीज़। सिविल डिफेंस या होमगार्ड जो केजरीवाल जी के पास हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी ने भी कोई शिकायत की होगी। वह सब बड़े व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं। अगर गलती से भी कोई शिकायत आ जाती है तो हम उस शिकायत को सुनेंगे और उसको सबसे पहले दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बात अगर सिविल डिफेंस, होमगार्ड या मार्शल्स की है तो मैं इतना जानती हूँ कि उन्होंने कोरोना पीरियड में निस्वार्थ सेवा की है, चाहे वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो या फूड वगैरह से रिलेटेड हो। सब ने निस्वार्थ सेवा की है। बसेस में भी मार्शल्स वगैरह लगे हुए हैं जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए हैं। हाँ, मुझे कुछ चीज़ें पता लगी हैं कि उनको उन फैसिलिटीज़ अच्छे ढंग की नहीं मिली हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी एमसीडी में आकर, और मैं अपनी दिल्ली सरकार के साथ बैठकर हम कोशिश करेंगे कि उन्हें उनके अधिकार सुचारू रूप से मिल सकें और वो भी निस्वार्थ जो सेवा कर रहे हैं वो अच्छे ढंग से कर सकें। और मेडिकल सुविधा नहीं मिलती मैडम उन्हें, जैसे कि आप अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई ऐसी ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतें होती है जो निस्वार्थ लोग सेवा कर रहे हैं, हमारी बहनें, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे जो आपके लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उस निस्वार्थ सेवा में उन्हें मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम उन्हें मेडिकल सेवा भी दिलवा सकें। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं ज़रूर उनके अधिकारों के लिए लड़ूंगी। इसके लिए अपने वार्ड 90 की बात करूं तो मेरे वार्ड 90 में तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगी। और सफाई सैनिकों के बारे में क्या कहोगे? आपके वार्ड में जो सैनिक है जिनको सैलरी नहीं मिलती, अगर उन्हें सैलरी नहीं दी आपकी सरकार ने तो आप सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हो? देखिए, ऐसा है, दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी ने हर कार्य को बहुत अच्छे ढंग से किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भी एमसीडी में भी कर्मचारियों को जो सैलरीज नहीं मिल रही हैं नियमित सैलरी मिलेंगी। और चाहे मुझे उसके लिए लड़ना भी पड़े, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल सरकार एमसीडी के कर्मचारियों को पूरी सैलरीज टाइम पे देंगी। समय सबसे नियमित सैलरी मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा एक एजेंडा भी रह चुका है केजरीवाल सरकार का। 10 एजेंडा में एक एजेंडा कर्मचारियों को नियमित सैलरी देने का भी है। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी समस्या एमसीडी की है काफ़ी है, जन्मपत्री है, जितने भी डिपार्टमेंट है, ब्रिज है, हॉस्पिटल है, रोड है, नालियां है और रेहड़ी पटड़ी वाले हैं, दुकानदार है, हाउस टैक्स है, काफ़ी ऐसी समस्या जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग, मालूम नहीं वो कैसे होगी, कैसे दूर होगी। जो निगम पार्षद है उनसे आप सवाल करें और सवाल करने के बाद ऐसे जवाब ले। अभी नेताजी बोल रहे हैं और जनता तोलेगी, तो मेरा विश्वास है एक सवाल और कर हम चाहेंगे कि आप अपनी जनता तक, अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक और घर घर में और व्हाट्सएप से या फिर फ़ोन से कैसे न कैसे इस मैसेज को फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि अभी काफ़ी दिन बचे हैं आपका उम्मीदवार आने के लिए। जो उम्मीदवार आएगा वो आपके लिए, आपकी बहन बेटी और आपकी इज्जत के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपके क्षेत्र की सफाई के लिए, आपकी व्यवस्थाओं के लिए, आपके स्कूलों के लिए किस तरह अपने घर से पैसे लगाकर आपके लिए वो जंग जीतेगा, जो कि निगम पार्षद का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। तो मैडम, आप मुझे ये बताएंगे, अभी चोरियां ज़्यादा हो रही है, घर घर में चोरी है और चोरियां दिन दहाड़े हो रही है, पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा है। चोर पकड़े तो जाते हैं मगर चोर पकड़ने के बाद जो सामान चोरी होता है वो नहीं मिलता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें संविधान में इतने अधिकार मिले हैं कि अगर किसी की चोरी चकारी हो जाती है या कुछ भी होता है तो मैं, आपकी बेटी, आपकी परिवार की सदस्य पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो किसी एसीपी के पास जाना पड़े, मुझे डीसीपी के पास जाना पड़े, या मुझे कहीं किसी कानून का किसी का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, मैं आपके लिए वो दरवाज़ा खटखटाऊंगी और आपके चोरी के सामान के लिए अपना जी जान एक कर दूंगी। मैं जानती हूँ ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सब के सामान आधे घंटे के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो सिर्फ पुलिस स्टेशनों के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। इसलिए मेरा पूरा फर्ज रहेगा कि मैं आपके साथ
किसी भी कानून के किसी ऊंचे से ऊंचे दरवाजे को मुझे खटकाना पड़े, मैं खटखटाऊंगी और आपके अधिकारों के लिए लड़ूंगी और अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता देख रही है। जनता, इस वीडियो को आप देखकर ये बताना कि ये वही नेता है जो नेता अपना घर भरते हैं, या ये वो नेता है जो समाज के दर्द को समझकर उनके दर्द की दवा लेके घूमते हैं। तो आप जो भी हमें देख रहे हो, मैं आपका बड़ा आभार और मैडम का धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने अपना कीमती समय दिया, आप लोगों के लिए दिया, जनता को बोलने का मौका दिया और जनता को कुछ सुनाने का और अपने विचार बताने का मौका दिया। मैं सभी आम आदमी पार्टी वालों को ये कहता हूं कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो जनता के हक में कर रहे हो, मगर कुछ ऐसे करप्ट नेता जो पैसा लेकर आपकी जनताओं के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे, वो नेता आपके बीच में नहीं आने चाहिए। उनका आप लोग विरोध करें। और जनता हमें देख रही है, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका ढींगरा जी। धन्यवाद आपका और सारी जनता का भी धन्यवाद।